रात के तकरीबन 11:30 बजे थे। रिया अपने बॉयफ्रेंड सुशांत और अपने एक दोस्त रॉबी के साथ क्लब से पार्टी करके घर लौट रही थी। अगर मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते तो मेरा तो आज क्लब से आने का मन ही नहीं था। तो क्यों आ गई? रुक जाती आज क्लब में, फिर जो होता देख लेते। वैसे मेरा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, बस पापा तुम दोनों को अपनी बॉडीगार्ड से थोड़ी मार खिलवा देते। नहीं, ऐसा तो नहीं करते मेरे होने वाले ससुर जी। तभी एक वैन के सामने आ गई। अरे कौन है ये पागल? ये तीनों कार से बाहर निकले तो उस वैन में से 2 नकाबपोश बाहर आए और उन्होंने सुशांत के कंधे पर गोली मारी। सुशांत? फिर उन्होंने रिया को गन पॉइंट पे लिया। रॉबी कुछ कर पाता उससे पहले ही वो रिया को वैन में बिठाकर अपने साथ ले गए। वैन को एक लड़की ड्राइव कर रही थी। कौन है तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तभी उन दोनों ने अपने मुंह से कपड़ा हटाया और उनमें से एक बोला, मैं विक्की हूँ और ये है आयुष। सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। मेरे डैडी पूरे स्टेट के सबसे अमीर इंसान हैं। तुम लोग मुझे किडनैप नहीं कर सकते। हमें तुम्हारे डैडी के बारे में पता है, तभी तो तुम्हें किडनैप किया ना जान। तो तुम्हारे बदले हम उनसे करोड़ों रुपए मांग सकते हैं। ये कहते हुए आयुष ने रिया के गाल पर हाथ फेर दिया और वो तीनों हंसने लगे। कुछ देर बाद इनकी वैन एक विला पर पहुंची। ये तो बहुत पुराना लगता है यार। तो हमें ऐसी ही जगह चाहिए। मैंने दिन में आकर देखा था, यहाँ कोई नहीं रहता। गन पॉइंट पर ही रिया को उस विला के अंदर ले गए। फिर इन्होंने रिया को एक कुर्सी पर बांध दिया। मेघना और आयुष, तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा पार्टी से बात करके आता हूँ कि आगे का प्लान क्या है। ये कहकर विक्की वहाँ से निकल गया। यार मुझे ना यहाँ बहुत डर लग रहा है कि विक्की हमें कहाँ फंसा कर चला गया। चलो इस कमरे से बाहर चलते हैं। ये कौन सा यहाँ से भागी जा रही है? मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। अरे तुमको भला डरने की क्या जरूरत है? अगर कोई भूत भूत आए तो उड़ जाना। तुम तो वैसे भी पापा की परी हो, है ना? वो दोनों हंसते हुए उस कमरे से निकल गए। 18 साल की एक लड़की, एक वीरान सा कमरा और ऊपर से अकेली रहने का खौफ उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। मम्मी, पापा, आई मिस यू। कौन है? उसे एक लड़की के हंसने की भयानक आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। लेकिन अफसोस, बंधी होने के कारण वो कुर्सी से उठ नहीं सकती थी। तभी ऊपर से लाल लाल कुछ टपकने लगा, जिसे देखकर रिया की सांसें रुक गई और उसने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो छत पर लगे झूमर में एक काली बिल्ली मरी हुई लटकी, जिसका खून उसके ऊपर टपक रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रिया ने देखा कि उसी कमरे में एक और दरवाजा है, जिसके पीछे से दिल को दहला देने वाली दस्तक सुनाई दे रही थी, जैसे अंदर से कोई बुरी तरह दरवाजा पीटा। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। तभी धड़ाम से वो दरवाजा खुला। उसके अंदर पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। रिया फटी आंखों से उसके अंदर देख रही थी। तभी एक बेहद भयानक लड़की अपने चारों हाथ पैरों पर उसके अंदर से निकलकर रिया की तरफ भागी आई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा नीला पड़ा था। उसके हाथ और पैरों के नाखून बहुत लंबे थे, आंखें लाल थी, बिखरे हुए बाल एक तरफ गिरे हुए थे। वो रिया की तरफ बढ़ रही थी और रिया अपनी कुर्सी से उठ नहीं पा रही थी। जैसे ही वो रिया के बिल्कुल करीब पहुंची, उसका डर परवान चढ़ गया और रिया की चीख कमरे के बाहर तक गूंज गई। अरे क्या हुआ इसको? अगर इसे कुछ हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये दोनों भागकर उस कमरे में गए। अंदर कदम रखने पर उन्होंने पाया कि सब कुछ शांत था और रिया चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। ए, चीख क्यों रही थी? रिया की आंखें बंद थी। तभी आयुष ने रिया के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ तुझे? तभी रिया ने आंखें खोली और भयानक आवाज में चिल्लाई। ये दोनों डरकर पीछे हट गए
इन्हें कुछ समझ में आता इससे पहले ही रिया ने एक ही झटके में अपने हाथ और पैरों में बंधी रस्सी को तोड़ दिया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ये ऐसा कैसे कर सकती है? रिया की सांस बहुत तेज चल रही थी, जिनसे आती भयानक आवाज इन दोनों के दिलों को दहला रही थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और उसका चेहरा भी उसी भयानक लड़की की तरह हो गया था जिसने कुछ देर पहले रिया पर हमला किया था। उसने आगे बढ़कर मेघना को जमीन पर पटक दिया और आयुष का गला पकड़ लिया। रिया की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आयुष की आंख और नाक से खून निकल गया। उसकी गर्दन टूटी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मेघना जमीन पर पड़ी फटी आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रही थी। वो उठी और वहां से भागने ही वाली थी कि तभी रिया ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत काट दिए। बाहर खड़ा विकी किसी से कॉल पर बात कर रहा था। बताओ बॉस, अब आगे क्या करना है? बेवकूफों, तुमने उसका मोबाइल अभी तक ऑफ नहीं किया। पुलिस उसे ट्रैक कर रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब विकी जल्दी से विला के अंदर उसी कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि रिया वहां पर नहीं है और उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं। अरे ये कैसे हो गया? किसने मारा इन्हें? और वो लड़की कहाँ गई? कहाँ है तू? मुझे डराने की कोशिश कर रही है। इन दोनों को तूने मार दिया तो खुद को खतरनाक मत समझ। मुझे कभी नहीं मार पाएगी तू। अच्छा तो ठीक है, देख लेते हैं। विक्की अभी ये सोच ही रहा था कि आवाज कहां से आ रही है, तभी बेड के नीचे से रिया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका पैर पकड़ लिया और उसको बेड के नीचे खींच लिया। रिया ने अपने दोनों लंबे नाखून विक्की की आंख में मार दिए और उंगलियों को इतना अंदर घुसेड़ दिया कि वो विक्की के दिमाग में घुस गया। इस तरफ सड़क पर दो गाड़ियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। आगे वाली गाड़ी में इंस्पेक्टर के साथ रिया के माँ बाप बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। मिस्टर बजाज, आपकी बेटी एकदम सेफ है। हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। किडनैपर्स ने शायद गलती से उसका मोबाइल बंद नहीं किया। डोंट वरी। उस वक्त उस विला के ठीक सामने से एक अधेड़ उम्र का आदमी गुजर रहा था। अरे, इस घर की बत्तियां जल रही हैं। इसका मतलब, ये कहते कहते वो इस तरह से रुक गया जैसे कोई बहुत खौफनाक बात करने वाला था। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ियां आ गई। रिया के माँ बाप, इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस वाले उस हवेली के अंदर आ गए और अंदर छाया मंजर देखकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। रिया बेटा। रिया के माँ बाप रिया को उठाने की कोशिश करने लगे। इंस्पेक्टर ने उसे चेक किया और कहा, घबराओ नहीं, ये सिर्फ बेहोश है। मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस लड़की का किडनैप हुआ वो बेहोश है और तीनों किडनैपर्स बुरी तरह मारे जा चुके हैं। तभी वहां पर वो आदमी आ पहुंचा और बोला, साहब, ये लड़की अब उस विनाशिनी के साये में आ चुकी है। इसी ने इन तीनों को मारा होगा। अब इस शहर के लोगों को अपना शिकार बनाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि ये मेरी नाजुक सी बच्ची इन तीनों को मारेगी? अब वो तुम्हारी बेटी नहीं रही। हवलदार, इस पागल को अभी घर से बाहर निकालो, चलो। दो हवलदार उसे घसीटकर घर के बाहर ले गए, लेकिन वो आदमी अभी भी लगातार अपनी बातें दोहरा रहा था। वो अब तुम्हारी बेटी नहीं है, वो विनाशिनी बन चुकी है, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। कुछ देर बाद रिया को एम्बुलेंस में डाला गया और वो हॉस्पिटल पहुंच गई। उसकी आंख खुली तो उसने अपने माँ बाप और इंस्पेक्टर को सामने देखा। मम्मी। वो अपनी मम्मी से लिपट गई और उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। रिया, हमें तुम्हारे स्टेटमेंट की जरूरत है। ये बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई थी और उन तीनों किडनैपर्स को किसने मारा? मुझे नहीं पता वो लोग कैसे मरे। उन लोगों ने मुझे अकेले कमरे में बंद कर दिया था और वहाँ मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई है और मैं कब बेहोश हो गई मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर को रिया की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पापा की वजह से उसने रिया को घर जाने दिया। रिया घर आने के बाद पूरा दिन चुपचाप बैठी, लेकिन रात होने पर ही उसका शरीर अकड़ने लगा। वो उसी भयानक रूप में आ गई और डरावनी आवाजें निकालने लगी। मम्मी, पापा, मुझे मत मारो। इसे कुछ हो रहा है, चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तभी वही अधेड़ उम्र का आदमी अपने साथ एक बाबा को लेकर वहां पहुंचा। इसे डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। बाबा ने उस अधेड़ उम्र वाले आदमी की मदद से रिया के चारों हाथ पैरों को पलंग से बांध दिया। हे,
तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है? ये ठीक हो जाएगी, लेकिन पहले जान लो कि इसके साथ ऐसा हुआ क्यों है। जिस घर के अंदर ये कल रात बंद रही, वहां एक दंपत्ति अपनी एक बेटी सूर्यलेखा के साथ रहा करते थे। ऐसा लगता था कि सूर्यलेखा के दिमाग पर विनाशिनी का प्रभाव था। वो बहुत गुस्से वाली थी और हमेशा लड़ाई में अपने माँ बाप को भी चोटिल कर दिया करती थी। इसके साथ ही वो शहर के अजनबी लड़कों के साथ संबंध बनाकर उनको बुरी तरह मार दिया करती थी, जिससे तंग आकर उसके माँ बाप ने उसे मारकर उसकी आत्मा को उसी कमरे के अंदर बंधित कर दिया था। लेकिन तुम्हारी बेटी जब कल रात वहां रुकी तो उस आत्मा ने विला से बाहर निकलने के लिए इसके शरीर में वास कर लिया है। मेरी बच्ची को बचा लो, ये हमारी इकलौती संतान है। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बाबा ने रिया के ऊपर बहुत देर तक तंत्र मंत्र किया। रिया के मुंह से अजीब अजीब सी चीखें निकलने लगी। छोड़ दो मुझे। और उसकी आंखें भी लाल सुर्ख हो गई। फिर अचानक से वो बेहोश हो गई और बाबा ने उसके गले में एक लॉकेट बांध दिया। अब ये ठीक है, लेकिन इस धागे को कभी भी इसके गले से उतरने मत देना। रिया कुछ देर बाद होश में आई तो उसके मम्मी पापा बहुत खुश हुए। अगले दिन रॉबी रिया के घर आया। रिया, सुशांत को जब से गोली लगी थी तभी से वो होश में नहीं था। अभी होश में आते ही उसने तुम्हारा नाम लिया है। सुशांत को होश आ गया। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। बेटा, अभी तुम्हें किडनैप करने वाले गैंग का पता नहीं चल पाया है। पापा, दिन में भला कौन किडनैप कर सकता है मुझे? मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगी। अब रिया रॉबी के साथ घर से निकली। रॉबी कार चला रहा था और उसने अचानक से गाड़ी जंगल की तरफ ले ली। रॉबी, तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? तुमको मैं बताना चाहूंगा कि तुम्हारा किडनैप उस दिन मैंने ही करवाया था। ये सुनकर रिया हैरान रह गई। तुम मेरे दोस्त होकर भला मुझे क्यों किडनैप करवाया? क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा से 2 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन उन बेकार किडनैपर्स ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब देखना, मैं खुद तुमको किडनैप करूंगा और इस बार कोई गलती भी नहीं करूंगा। रॉबी अब रिया को एक गोडाउन में ले गया और उसने उसके हाथ और पैर बांध दिए। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। मैं इस बार तुम्हारे पापा से 2 करोड़ रुपए लेकर ही रहूंगा। तभी रिया ने कुछ सोचा और उसने देर न करते हुए अपने गले में पड़े लॉकेट को अपने दोनों हाथों की मदद से तोड़ डाला। ये तुमने क्या किया? रिया देखते ही देखते भयानक हो गई। उसने अपने हाथ पैर बड़े आराम से खोल लिए और फिर रॉबी पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद सुशांत से मिलने रिया हॉस्पिटल पहुंची और उसे देख सुशांत के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक आए। रिया डार्लिंग, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? ये सुनते ही रिया ने सुशांत को गले लगा लिया और रहस्यमयी अंदाज में बोली, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मेरा। तभी रिया की आंखें लाल लाल चमक उठी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान छलक आई।